नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं अरुण कुमार पांडे द लीगल वाणी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट पढ़ने से पहले हम जाने उन 3 शब्दावलियों के बारे में जिनके इर्द गिर्द पूरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम घूमता है। अगर इन 3 शब्दावलियों को जान गए अच्छे से तो हम समझ पाएंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहना क्या चाहता है। तो हम देखें इन 3 शब्दावलियों को। पहला है सुसंगत यानी रिलीवेंट, विसंगत यानी इरिलीवेंट, असंगत यानी इनकंसिस्टेंट। कई बार हिंदी की किताबों में या कई जगह जो है कंफ्यूजन रहता है कि इरिलीवेंट को हम असंगत बोल देते हैं और इनकंसिस्टेंट को विसंगत। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इरिलीवेंट है इसकी हिंदी होती है विसंगत और इनकंसिस्टेंट की हिंदी होती है असंगत। तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो हम देखते हैं पहला शब्द सुसंगत। सुसंगत शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या है। सुसंगत वह है जो आपस में जुड़ा हुआ हो। कोई दो बात जो आपस में इतनी घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती है कि एक का अस्तित्व दूसरे पर निर्भर होता है, एक के अस्तित्व के बिना दूसरा अस्तित्व नहीं है, यह होता है सुसंगत। अब जब बात आती है न्यायालय में साक्ष्य देने की, तो न्यायालय में किस तरह का साक्ष्य दिया जाएगा, तो धारा 5 कहती है कि हम किन तथ्यों का साक्ष्य देंगे, किस तरह का साक्ष्य न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो वह 2 बातें हैं। धारा 5 2 बातों का जिक्र करती है। पहला है विवादक तथ्य और दूसरा है सुसंगत तथ्य। तो हमेशा जो सुसंगत तथ्य है वह विवादक तथ्य पर यानी फैक्ट इन इशू पर निर्भर करता है। अब फैक्ट इन इशू यानी विवादक तथ्य क्या है, तो विवादक तथ्य वह है जिसमें किसी एक बात का दूसरा व्यक्ति खंडन करे। मान लीजिए कि ए कहता है कि बी हमारा मोबाइल चोरी किया, बी कहता है कि मैं आपका मोबाइल चोरी नहीं किया। यहाँ बी ए के बात का खंडन करता है, यानी हिंदी में कहें तो एक व्यक्ति किसी बात का प्राख्यान करता है और दूसरा व्यक्ति किसी बात का प्रत्याख्यान करता है। इनको अन्य उदाहरणों से भी हम समझ सकते हैं। जैसे ए कहता है कि बी हमारे घर आया और बी कह रहा है मैं आपके घर कभी गया ही नहीं। यह होता है विवादक तथ्य। अब बात आती है कि किन सुसंगत तथ्यों का हम साक्ष्य न्यायालय में देंगे, तो वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अध्याय 2 के धारा 6 से 55 तक की जो बातें हैं वह सुसंगत तथ्य होती हैं और इन्हीं सुसंगत तथ्यों का न्यायालय में साक्ष्य दिया जाएगा, किन्हीं अन्यों का नहीं। दूसरी शब्दावली है विसंगत, इरिलीवेंट, यानी कि जिसका मामले से कोई लेना देना ही नहीं है। कोई ऐसा तथ्य जो जिस घटना से विवादक तथ्य हो या सुसंगत तथ्य हो उससे इसका कोई वास्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसके लिए एक खूबसूरत उदाहरण आपको देखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 43 में। इसमें जैसे जजमेंट इन पर्सोनम यानी कि 2 व्यक्तियों के बीच का निर्णय किसी तीसरे व्यक्ति पर लागू नहीं होगा। जो व्यक्तिबंधी निर्णय होते हैं वो तीसरे व्यक्ति पर लागू नहीं होते हैं। उदाहरण से आप समझें कि ए बी के ऊपर आरोप लगाता है मोबाइल चोरी का, बी कहता है कि मोबाइल हम चोरी नहीं किए। न्यायालय कहता है कि जो आप ए कह रहे हैं बी के ऊपर मोबाइल चोरी का आरोप लगा रहे हैं, इसको आप साबित करें। तो ए कह रहा है कि बी इसके पहले सी और डी का भी मोबाइल चोरी किया था, इसलिए ए जो है बी जो है मेरा मोबाइल चोरी किया। न्यायालय कह रहा है, न्यायालय कहेगा कि इस तरह के साक्ष्य जो है न्यायालय में स्वीकार योग्य नहीं है, यह विसंगत है। तीसरी शब्दावली है असंगत, यानी कि एकदम विपरीत होना। असंगतता का अर्थ होता है एकदम विपरीत होना, जिसका कहीं कोई मामले से लेना देना न हो। जैसे किसी तथ्य के होने या न होने के अस्तित्व को इतना संभव या असंभव बना दे। इसको स्टीफन महोदय भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 5 तरीके से समझाते हैं। 5 तरीके की असंगतता के बारे में बात करते हैं स्टीफन महोदय। तो पहली असंगतता क्या है, प्ली ऑफ एलिबाई यानी अन्यत्र उपस्थिति का तर्क। उदाहरण से समझें कि बी के ऊपर आरोप है कि बी 20 जुलाई 2023 को बनारस में एक व्यक्ति की हत्या करता है। अब बाद में मामलों से यह पता चलता है कि 20 जुलाई 2023 को ही वह व्यक्ति जो है कि स्वीडन में है। तो यह बात इतनी असंभव और इतनी विपरीत है कि एक ही व्यक्ति 2 जगहों पर एक ही समय में उपस्थित नहीं रह सकता है। तो यह बात जो है कि असंगत होगी और इसका न्यायालय में साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है। यह बात जो जितनी बातें असंगत होती हैं, जो इनकंसिस्टेंट होती है, वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 में जाके रिलीवेंट हो जाती है। उसको आगे हम पढ़ेंगे।
जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पढ़ेंगे। दूसरा है सर्वाइवल ऑफ डिसीट, यानी कि किसी व्यक्ति के हत्या का मुकदमा चल रहा है किसी के ऊपर और बाद में तथ्यों से यह पता चलता है कि वह व्यक्ति जीवित है, तो अब आप एकदम विपरीत हो गई, असंगत हो गई, न्यायालय इसको संज्ञान में नहीं लेगा। तीसरा है सेल्फ इन्फ्लेक्शन ऑफ हार्म, किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप है कि वह व्यक्ति किसी को चोटिल किया या किसी का मर्डर किया, तथ्यों से यह पता चलता है बाद में कि वह व्यक्ति स्वयं को ही चोटिल पहुंचाया है या सुसाइड किया है, तो यह विपरीत बात होती है और असंभव बनाती है इस तथ्य को कि वह व्यक्ति इसका मर्डर किया होगा या इसको चोट पहुंचाया होगा। चौथी बात है ऑफेंस कमिटेड बाय थर्ड पर्सन, अब हत्या किया है तीसरा आदमी लेकिन उसके लिए ट्रायल चल रहा है किसी और का, तो यह विपरीत बात हो गई, यह असंभव बात हो गई कि तीसरा व्यक्ति अगर मर्डर किया हो तो दूसरे व्यक्ति को क्यों सजा दी जाए, यह असंगत हो जाती है बात यहाँ। पांचवा तथ्य है नॉन एक्सेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, बच्चे के पैतृकता के निर्धारण के संबंध में अगर कोई मामला है और यह बात साबित होती है कि उस समय पति और पत्नी की पहुंच इतनी दूर थी और पहुंच में थे ही नहीं कि गर्भ धारण के समय वो आपस में मिलते, तो यहाँ जो है बात असंभव हो जाती है कि यह इसका बच्चा होगा। इस प्रकार आप देखिए कि तीन जो शब्दावलियां हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, सुसंगत, विसंगत और असंगत। हम आशा करते हैं कि आप इन तीन शब्दावलियों को अच्छे से समझे होंगे। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप कमेंट करके हमें बताएं और हमारा उत्साहवर्धन करें, और आपको हम आगे ऐसे ही विधिक शब्दावलियों के बारे में हम बताते रहेंगे, कठिन शब्दों से आपका परिचय कराते रहेंगे और आगे हम विस्तार से जो है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम को समझेंगे। धन्यवाद और आपका स्वागत है, और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।